चलिए शुरू करते हैं पूरा प्रीलिम्स अल्टीमेट रिवीजन अप्रोच वीडियो 2022 के लिए। इस बार सिर्फ तीन का ही आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। एक है इकोनॉमिक्स, एक है कल्चर और एक है आपका पॉलिटी। जिसमें नंबर आ सकता है उसका वीडियो है। हम लोग उम्मीद करते हैं बड़े मेहनत से 70-80 पेजेस के पीडीएफ को, जो रेलिवेंट लगता है मुझे कि आ सकता है। सो आई बिलीव कि ये 7-8 स्लाइड्स अगर आप देख लेंगे अच्छे से तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए। We can't guarantee every year every coaching is even being humbled by UPSC, so we can't guarantee that, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें से कुछ आए। पहला है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये न्यूज़ में क्यों है ये सब नहीं बताया जाएगा, बहुत तेजी से इसमें बस ये बताया जाएगा कि ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है और ये 2005 में 2007 में सेटअप हुआ था अंडर द कमीशन। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है चाइल्ड राइट्स का। डिलिमिटेशन कमीशन क्योंकि JNK में चल रहा है इसलिए इस बार न्यूज़ में आ गया है। तो 2022 में इसके 3 मेंबर्स होंगे, एक सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द CSC एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके हो सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल बॉडी होते हैं। इसका जो दे कैन नॉट बी इवन चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है। अभी तक काफ़ी सारे लॉ रिपोर्ट्स जमा हुए हैं। 1955 में पहली बार हुआ था। लास्ट लॉ कमीशन जस्टिस BS चौहान के अंडर था। लोकर कमीशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी पीगस स्पाईवेयर वगैरह का जो आया है, फोन का सर्विलेंस वगैरह जो हो रहा है उसको देखने के लिए अभी स्टार्ट किया था, ये कमीशन बैठाया गया था। अभी बहुत सारा है सस्पेंशन ऑफ बहुत सारे मेंबर्स हो रहे हैं, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आया है कि राज्यसभा चेयरमैन स्पीकर के जैसा पावर नहीं रखते हैं, अलग अलग तरह के पावर होते हैं। वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला कि आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सारे प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शाल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय द लॉ मॉडिफाइज इट। इसमें गवर्नर का भी कुछ पावर दिया हुआ है, लेकिन जनरली समझना है किसमें होंगे, इंग्लिश में ही होते हैं। तो अगर ओनली करके भी वर्ड आ जाता है कि इंग्लिश में होता है तो वो भी सही होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चूंकि बातें हो रही है, तो द फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने DPSP में आर्टिकल 44 इन द पार्ट 4 में इसको रखा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो रघुनाथ मिश्रा केस है वही सबसे ये है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट फंडामेंटल ड्यूटीज अभी नए में कि शुड नॉट बी ओनली इन्फोर्स बाय लीगल सैंक्शन बट ऑल्सो बाय सोशल सैंक्शंस। आफ्टर ऑल जो कि फंडामेंटल राइट्स अगर मिल रहे हैं तो सोशल सैंक्शंस लीगल सैंक्शंस की बात हो रही है। अभी तक DPSP नॉन जस्टिस के जैसा फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिफाइबल, और दोनों को रिलेटिव होने की बात कही है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स आर को रिलेटिव हैं कि नहीं हैं। तो थोड़ा सोशल सैंक्शन होने की कि फंडामेंटल ड्यूटी का जैसे झंडा फहरा का ये है, जो 11 हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, वी मस्ट बाय साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट इत्यादि को जो है, तो ये थोड़ा सा अब गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जैसे आपका सेक्युलर वाला नहीं था। दिस वाज एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी एंड 2002 में जो आया फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। द आइडिया जो है USSR कॉन्स्टिट्यूशन से। जो इंदिरा सहानी केस है वही फेमसली मंडल कमीशन का 9 बेस्ड की 50% ही रिजर्वेशन पे एक सीलिंग है, एक कैप लगा दिया गया है। प्रियम्बल एंड अमेंडेबिलिटी पे कई बार आता है क्वेश्चन, आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर पे कई बार सवाल आता है। तो केशव नंदन भारती केस है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सरकारिया कमीशन केशव नंद भारती केस हमेशा आता है। तो इसमें क्या है कि एसेंशियल जो बेसिक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन उसको अल्टर नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 में। ठीक है, द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, एक बार किया गया था आर्टिकल 42 के अमेंडमेंट में। जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसमें सोशली सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था प्रियम्बल में, यही एकमात्र उसमें था। हम लोग आते हैं 6 शेड्यूल क्या है। 10 अभी अमी मैत्री जो है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में एग्जिस्ट करता है। लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में ट्राइबल इसके कारण लाने की बात की जा रही है, जिसमें गवर्नर काफी इम्पावर्ड होते हैं इसमें। देन राइट टू बी फॉरगॉटन को बात की जा रही है कि उसको भी राइट टू प्रिवेसी के अंदर में लाना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट एड टू एन इंस्टीट्यूशन इज मैटर ऑफ पॉलिसी एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। हम लोग उसको फंडामेंटल राइट नहीं मान सकते हैं अगर किसी को कोई एड मिल रहा है किसी इंस्टीट्यूशन को। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ टर्म। ये बहुत ही अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ओरिजिनल जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आया था उसमें यूनियन के बारे में कहा गया है। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म का जिक्र नहीं है संविधान में अगर आता है तो। राइट टू हेल्थ आप जानते हैं आर्टिकल 21 में भी और DPSP में भी इसका जिक्र है, अच्छा हेल्थ मेंटेन करना। बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा जो एग्जाम में आता है, जो आर्टिकल 21 में भी होगा आपका और DPSP में भी होगा।
भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन एक आया था 1993 में आफ्टर पंचायती राज एक्ट। और उसमें क्या हुआ था कि पंचायत का एक्सटेंशन पेशा की बात आई 1996 में, जिससे कि ट्राइबल सेल्फ रूल आए अपने अपने जगहों में शेड्यूल्ड एरियाज में। पेशा ने एब्सोल्यूट पावर किसको दिया? ग्राम सभा को। यहाँ की स्टेट लेजिस्लेशन सिर्फ एडवाइजरी करेगा, ग्राम सभा इज वेरी वेरी पावरफुल। तो जो पावर दिए गए हैं डेलीगेटेड हैं टू ग्राम सभा, जिसको बाद में रिपील अभी तक नहीं किया जा सकता, उनका अपना इंडिपेंडेंस रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में श्रेया सिंगल केस में ये आर्टिकल 66 ए का गलत इस्तेमाल हो रहा था, बेसिकली आर्टिकल 19(1) को ये डिवॉइड करता था ऑफ आईटी एक्ट, तो उसको उन्होंने स्टक डाउन किया है। आगे बढ़ते हैं कल्चर के नोट्स में। तो रिक्लाइनिंग लॉर्ड विष्णु का जो 1000 ईयर ओल्ड पुराना सैंडस्टोन का एक स्कल्पचर है, इंडियन नेशनल जो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये स्टैचू को बनाया गया है। रिक्लाइनिंग मतलब ऐसे इससे सैया पे लेटे हुए हैं इस तरह से। ये पहला कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जो कि इंटैक्ट इन जिनको लिया है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने बेसिकली रिस्टोरेशन के लिए उठाया है इंडिया में। कहाँ पे है? बांधवगढ़ में है। देन कालीबाड़ी टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है, नाम से भी काली है और बाड़ी, एक तरह से आपको समझ में आ रहा है ये तो बंगाल में होगा या बांग्लादेश में होगा। एक हिंदू टेम्पल है बांग्लादेश में। रमनप्पा रमप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जा रहा है, जो कि काकतीय डायनेस्टी से इन्फ्लुएंस है। और काकतीय डायनेस्टी वाज द ओरिजिनल डायनेस्टी जिसके पास कोहिनूर डायमंड था पहले। इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर बोध गया में। उसका उद्घाटन भी होना था, कोविड के कारण रुक गया। तो हम देख रहे हैं एक रिक्लाइनिंग लॉर्ड विष्णु है जो कि कहाँ पे है? बांधवगढ़ में। और एक जगह बोध गया में कौन है? भगवान बुद्ध का है। ठीक है। हड़प्पन सिटी धोलावीरा का इस बार पानी के लिए आया ही था, वाटर कंजर्वेशन के लिए। एक और भी है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल गया है। तो धोलावीरा गुजरात को वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 साल पुरानी एक प्ले चल रहा था चिंतामणि पद्य नाटकम, नाटकम मतलब प्ले, तो चिंतामणि पद्य, तो उसको उन्होंने एक्सक्यूज मी, हे प्रभु एक्सक्यूज मी, द आर्य व्यास व्यास कम्युनिटी जो थी उसके खिलाफ कई बार से पिटिशन डाल रही थी कि इसको बैन करने के लिए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य व्यास कम्युनिटी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की, रिसेंटली इन न्यूज करके। ठीक है। 4 इंडिजीनियस मार्शियल आर्ट फॉर्म है खेलो इंडिया में जोड़े गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों अलग अलग जगह के। कल्पियतु जो है केरला का है, ये कलारीपट्टू। देन मालखम्ब है सेंट्रल इंडिया का, कई सारे डांसों में आपने देखा होगा। गटका पंजाब का है एंड थांगटा मणिपुर का। ये तो एक दो बार सवाल भी आया हुआ है। तो ये चारों अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा। मेदरम मेदारम यात्रा जो होती है यात्रा, ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर होता है इंडिया में कुंभ मेला के बाद, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन कोए ट्राइब जो इसको 4 दिन तक सेलिब्रेट करती है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया 26 दिसंबर को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अब से ये वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि जो ये साहिबजाद हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के लास्ट सिख गुरु के, उनके इस पे बलिदान को देखते हुए दुर्गा पूजा ने यूनेस्को को में एक और अपना जगह बना लिया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। भारत के कुल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गए 14, पहले योगा तक था 13 था। इसमें बहुत सारा है, संकीर्तन है, ये सब चीजें आपको पता होगी तो अच्छा है कौन कौन सा है। नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम साहब ने, हमारे माननीय पीएम ने वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट स्टैच्यू, जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है हैदराबाद में, उसका विमोचन किया। 216 फुट की ये जो स्टैच्यू है रामानुजाचार्य की है। एंड रामानुजाचार्य जो थे वो किसकी बनी हुई है? पंचहोला की बनी हुई है, जो कि 5 पदार्थ का सिंबल है, कि गोल्ड कॉपर ये सब का। एंड रामानुजाचार्य आचार्य जो थे वैष्णविज्म के फॉलोअर थे, उन्होंने विशिष्ट द्वैत की बात कही ऑफ द वेदांता नॉन डुअलिस्टिक, वही स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी उन्होंने किया। फिर लचित बोरकुपुन कौन है? अहोम किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। 1671 एक बैटल ऑफ सराय घाट हुआ था, जिसमें अटेम्प्ट ऑफ मुगल ये फोर्सेज अंडर द किंग ऑफ ये कमांड ऑफ अहोम किंगडम को ये किया जाने के लिए हुआ था, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे सरायघाट की लड़ाई लड़ी गई थी। तो उसमें लचित बोरपुन ने बोर हुकान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए उनका इस बार ये न्यूज में आया है। गंगूबाई काठियावाड़ी चूंकि फिल्म आया हुआ है, सेक्स वर्कर्स के राइट से बिलोंग करता है, तो आर्टिकल 23(1) और 23(2), मतलब आर्टिकल 23 जो है बेसिकली एक तरह से संविधान में उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। पाइका रेबिलियन उड़ीसा में हुआ था। बख्शी जगत बंधु 18 इसको पेजेंट रेबिलियन, ये इसका नेशनलिस्ट रूप था। हम लोग आते हैं डिमांड फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन द अगस्त ऑफ जो 1940 में लाए। पहली बार उन्होंने माना कि हाँ भाई डिमांड इसकी जायज है कि हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली देना पड़ेगा, और इवेंचुअली कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इस्टेब्लिश्ड कैबिनेट मिशन प्लान के तहत।
अभी मध्य प्रदेश है लॉन्च यूनेस्को जो HUL करके ये लोग लाए हैं, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जहाँ पे ग्वालियर और ओरछा सिटीज में स्टार्ट हुआ है। नाउ डिमांड इज ग्रोइंग फॉर टुल्लू टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल। टुल्लू एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है साउथ इंडिया का, कर्नाटक एंड केरल का। इसको 8वें शेड्यूल में जोड़ने के लिए अभी तक इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। एप्लीकेशन GI टैग अरुणाचल प्रदेश का अपतानी, तो अपतानी ट्राइब का बहुत कुछ आता भी है, क्योंकि ये न्यूज में अपतानी टेक्सटाइल हर बार ये पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और अपतानी मतलब ये हर बार UPSC में नहीं है, बहुत सारे आप देखिएगा टेस्ट पेपर्स में होता है, हो सकता है आ जाए बहुत दिन से। हजारास जो है अफगानिस्तान के ट्राइब हैं, जो कि चंगेज खान के वंशज थे। चकमा बुद्धिस्ट और हजोंग जो है हिंदू, वो चिटगांव हिल के तरफ बांग्लादेश की तरफ रहते थे। 1922 में भारत के रिवॉल्यूशनरी अलरी सीतारामा राजू ने रंपा रेबिलियन किया था ब्रिटिश राज के खिलाफ। इसी पे RRR मूवी बनी है। तो उन्होंने 1882 के जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो था, जिससे रिस्ट्रिक्शन ट्राइबल अपने ही जगह पे वो लोग रुक गए, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट एक तरफ से बहुत कंडेम किया गया। अंडर द इम्प्लीकेशन दिस कम्युनिटी वाज अनेबल टू कैरी आउट द ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चरल। इसीलिए आपको बता दे रहे हैं ये सब चीजें, कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्यों अलारी सीताराम राजू ने किया पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम, कहाँ का ट्रेडिशनल था, ये सब सवाल आ सकता है। उनको हीरोइक के कारण मन्यम वीरेडू का हीरो ऑफ द जंगल की उपाधि दी गई। तो इसको मन्यम इसलिए बोला भी जाता है, मन्यम रिबेलियन की हीरोइक रिवॉल्यूशन था, एक ट्राइबल अपराइजिंग। तो ये पूछ सकता है इस बार कि भाई रंपा रेबिलियन कहाँ हुआ था, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, या मन्यम रेबिलियन कहाँ हुआ था। इकोनॉमी में आते हैं तो देखिए, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बहुत बात चल रही है, क्योंकि लड़ाई छिड़ गया था, तो उसमें फिर आ गया था कि क्राइसिस पे चला जाएगा यूक्रेन और इसके जंग से। तो फिर से ये न्यूज में आ गया कि विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडूर में फेज 1 में, और चांडीखोल पादुर में ही फिर से फेज 2 का भी बात किया गया है। भारत गौरव स्कीम एक ऐसा है जिसमें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन रहेंगे, जो ऑन द लाइन्स ऑफ रामायण एक्सप्रेस, जो कि प्राइवेट या स्टैंड, जो बेसिकली भारत के गौरव को दिखाएंगे। PM ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PM मित्र जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। 500 करोड़ ग्रीनफील्ड के लिए, 200 करोड़ ब्राउनफील्ड के लिए SPV मोड में करना है। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, जो कि G6 गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल। बोरोइंग बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका डेट टू GDP रेशियो बढ़ेगा, डेट हायर डेट बढ़ेगा, तो एक तरह से फिजिकल डेफिसिट की तरफ हम लोग ज्यादा बढ़ेंगे, है कि नहीं। GDP नहीं बढ़ रहा है, डेट और बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई हमारा फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़े इतना, तो ऑफ बजट बोरोइंग करती है। ऑफ बजट बोरिंग का ऐसा मतलब है कि डायरेक्टली सेंटर नहीं लेगी लोन, वो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए LIC बोरो कर रहा है कि नहीं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सच बोरोइंग्स आर यूज्ड टू, तो एक तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर नीड्स को फुलफिल करते हुए, लेकिन चूंकि लायबिलिटी डायरेक्टली बैलेंस शीट ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं जाता है, इसीलिए क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट हमेशा एक्सेप्टेबल रह जाता है लिमिट में, वो क्रॉस नहीं करता है, और गवर्नमेंट को पैसा भी आ जाता है। तो ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग इज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ बजट, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना चाहिए। E-Rupee इज ए पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है E-Rupee। RUPI जो है तो कॉन्टैक्टलेस है, इसमें QR कोड या SMS से आप ये कर सकते हैं बेनिफिशियरीज के लिए। E-Rupee काफी फेमस होने वाला है, जैसे भीम हुआ था। ना GDP लाइक ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसमें से आपको टैक्स जो गवर्नमेंट ले जोड़ रही है आपसे वो, और जो आपको सब्सिडी दे रही है, इनको अगर घटा के मिलाया जाए तो GDP निकलता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द GDP, जो कितना कैपिटल फॉर्मेशन में उसमें एक्सपेंडिचर हुआ, एंड दस शो समथिंग अबाउट हाउ द न्यू वैल्यू एडेड इज इकोनॉमी इज रादर इन्वेस्टेड रादर देन कंज्यूम। तो GDP का कितना चीज इन्वेस्टमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसका इस्तेमाल होता है, तो इसको सही मानेंगे। के शेप इकोनॉमिक रिकवरी क्यों है न्यूज में भाई, कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी इसलिए क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि अभी कोविड के बाद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अलग अलग तरह से रिकवर कर रहा है डिफरेंट रेट पे। तो नियो बैंक एक नए तरह के बैंक हैं, जो कि सिर्फ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं, उनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। धीरे धीरे ये चैलेंजर बैंक के रूप में भी बन रहे हैं, और धीरे धीरे चैलेंज भी करने लगेंगे। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जुपिटर वगैरह ये जो आए नियो, ये सब आपका नियो बैंक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल ड्रिंक्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, GST में टैक्स नहीं होता है। इंस्टीड अपना अपना इंडिविजुअल एज पर द प्रीवियस टैक्सेशन से अल्कोहलिक ड्रिंक ये सब अगर आता है कि किसका पावर है भाई शराब पे या इस पे, तो वो स्टेट का अपना पॉलिसीज है। तभी तो आप सोचिए कि बिहार में शराबबंदी की पॉलिसी स्टेट अपना कायम रखे हुए है। एंड IPO ग्रे मार्केट इज एन अनऑफिशियल मार्केट, जहाँ पे IPO का जो एप्लीकेशन ब्रॉट एंड सोल फॉरवर्ड, आपके आने से पहले एक IPO का भापा जाता है कि ग्रे मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से उसका समझ में आता है कि अंडर वैल्यूड होगा कि या ओवर वैल्यू प्राइसिंग की होगी। कॉस्टक रेट क्या होता है कि IPO एप्लीकेशन से, सो द रेट एट विद इन्वेस्टर एक एप्लीकेशन बिफोर लिस्टिंग को बाई करता है उसको। रेड हियरिंग पर हर्विंग परस्पेक्टिव भी IPO से रिलेटेड है, जो सेबी और IPO का रिलेशन होता है उससे। ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है कि विंडो जो RBI का है वो हमेशा खुला हुआ है फॉर ग्रांटिंग बैंकिंग लाइसेंस
थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज सिचुएशन वेयर द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द फिनिश्ड गुड इज लो कंपेयर टू द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल। जो फिनिश्ड गुड होता है वही सस्ता पड़ रहा है रॉ मटेरियल से, तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्शन हो गया, इसी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन्फिनिटी फोरम अभी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। लीडरशिप फोरम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए, फिनटेक के लिए, हो सकता है ये आ जाए। एंड अर्ली हार्वेस्ट डील इज ए प्रिकर्सर है। एफटीए हम लोग करते हैं, फ्री ट्रेड आर्ग्यूमेंट, तो उसी तरह से अर्ली हार्वेस्ट जिसमें ट्रेडिंग पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई हम अपना टैरिफ रिड्यूस करेंगे कुछ कुछ गुड पे, जिससे ट्रेड प्रमोट हो सके। ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार। ओईसीडी ने फाइनलाइज किया एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या कि 15% मिनिमम टैक्सेशन होगा मल्टीनेशनल को। ये लोग टैक्स इवेजन करते थे, बीईपीएस, ये 2-3 बार आया था, बेस इरोजन यहाँ भी कमा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और इस तरह से दिखाते थे हम यहाँ बेस्ड हैं। तो अब ओईसीडी ने बोला, इंडिया भी इसका साइन ही है, कि भाई इससे क्या होगा कि बहुत सारा जो प्रॉफिट है, जो लार्ज एमनी छुपा के रखी है, वो शेयर ऑफ द टैक्सेशन फेयर एनफ सभी कंट्रीज में बटेगा। इससे क्या होगा कि इंडिया ने जो अपना इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था 2016 में गूगल वगैरह कंपनी पे, वो हटाना पड़ेगा। तो बीईपीएस को कंट्रोल करने के लिए किया गया। गति शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे गति मिलेगा किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सारे प्लान्स को। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीकेआईसी जो है, एडी भी उसमें बहुत सारा इंडिया को मदद करता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वही होता है जो हाई कनेक्टेड, इस तरह से सब कुछ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। ये चूंकि दोनों ईस्ट कोस्ट पे, तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, उससे लोन मिला है। देन ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी, जो अभी मल्टी डायमेंशनल एमपीआई जो है, इंडिया का रैंक अच्छा नहीं है, 66 आउट ऑफ 109, और ये यूएनडीपी और ओपीएचआई देता है, ठीक है, यूएनडीपी पता रखना है। आरबीआई ने रिलीज किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन करता है, आरबीआई। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या, आईएमएफ जो है क्या रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ भी वो देता है। देन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक उसका, क्योंकि डेटा का गलती था, इनपुट डेटा का। ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। एफएसआर क्या होता है, 2 बार पब्लिश होता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये एफएसडीसी करके कुछ था, जिसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। तो कुछ चीजें जो पढ़ते पढ़ते आपको पता हो जानी चाहिए, वो सब मैंने नहीं लिखा है। भारत का $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी ऑलरेडी क्रॉस हो गया। इस बार जीडीपी में जो बजट में बातें आई हैं वो ये है, इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी 3 ट्रिलियन क्रॉस हो गया है, किसान ड्रोन को प्रमोट करने के लिए। और इंडिया का जो इस बार का 6.9% रहा है, 6.8% से बढ़ के जो इस बार का फिजिकल डेफिसिट है, ये भी पता होना चाहिए कि बढ़ा है। कंटिन्यूअस इंक्रीज, कंटिन्यूअस डिक्रीज, ये सब जो रूल्स हैं ये सब नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इस बार बढ़ा है, ठीक है। डिजिटल इकोसिस्टम स्किलिंग और लाइवलीहुड के लिए देश स्टैक ई पोर्टल एक बनाने की बात की गई है। रैम प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट है एमएसएमई के लिए, जिससे शिशु तरुण किशोर है, उसी तरह से रैम प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 6,000 करोड़ का आउटले होगा 5 साल के लिए एमएसएमई पे। लास्ट यही है कि पीएम डिवाइन प्रोग्राम लाए, डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए, और नाम भी बहुत अच्छा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल फंड किया जा रहा है 1,500 करोड़ का, वहाँ पे बेसिकली लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। और फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार अनाउंस किया कि भाई गवर्नमेंट प्रपोजेज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड करने के लिए। पहले वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा ग्रीन बॉन्ड करता है, जनरली लाइक ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, ये सब होता है, जिससे क्या हुआ, कार्बन इंटेंसिटी पे भारत कमिटेड है। भारत ने कमिट भी किया है कि 2070 तक, इस बार जो ग्लासगो में हुआ है, तो भारत ने आई थिंक 26 सीओपी हुआ था वहां पे, तो बोला है कि 2070 तक हम लोग नेट इमिशन में जीरो रहेंगे, लेकिन तब तक कॉमन बट डीसीबीडीआर करिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर्वतमाला एक ऐसा स्कीम है जिसमें नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हाईवेज नहीं, रोपवेज। हो सकता है कि ये सवाल पूछ दिया जाए कि पर्वतमाला इस बार अनाउंस किया गया बजट में, ये सही होगा, कनेक्टिविटी करने के लिए हाईवेज को डेवलप किया जाए, ये गलत होगा, रोपवेज को डेवलप करिए। दिस विल बी ए प्रीफर्ड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ऑफ द कन्वेंशनल रोड की जगह आप रोपवे बनाएंगे, वो ज्यादा इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होगा। एंड मोर्थ को ही दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप रोपवे बनाइए सस्टेनेबल तरीके से। यही बेसिक हमको 3 बताना था आपको पूरा नोट्स के बारे में। इसके बाद हम लोग एक बार छोटा सा लाइव भी आएंगे एंड देन विल कंक्लूड। उसके बाद हम लोग कल सुबह में सीसेट का भी देख लेंगे, इफ टाइम परमिटिंग मैं रूल्स का एक कंपेंडियम बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। आराम से इन क्वेश्चंस को, अगर आप इस स्लाइड्स को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आई डोंट थिंक कि दिस विल गो इन वेन। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं, यही हम लोग को इस बार उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। वी होप कि यू विल do well, and you will definitely make us also proud and your family also proud. Thank you so much for watching this.